शर्मा और मैं आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और इस चैप्टर में ही इस पूरे चैप्टर का सार छुपा हुआ है। इस बाइपोलैरिटी, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मीन्स इससे पहले जो दो ध्रुव थे उनका उनमें से एक का अंत होना, तो बाइपोलैरिटी अंत हो जाएगा, यूनिपोलर बन जाएगा। बस यूनिपोलैरिटी में भी कौन किसका जाएगा, अमेरिका खड़ा रहेगा और यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा। तो ये कहानी है आपके यूएसएसआर के विघटन तक की, डिसइंटीग्रेशन तक की। तो बिना देरी करें शुरू करते हैं चैप्टर। एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है। तो ब्लॉकेट ऑफ जर्मनी का जो इंसिडेंट इवेंट हुआ था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1961 में, इसकी दीवार का कंस्ट्रक्शन हुआ था। इस दीवार का कंस्ट्रक्शन 150 किलोमीटर का था लेकिन बाद में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के लोग खुद मिलकर ही 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा देते हैं। तो ये देखिए, दीवार को गिरा रहे हैं और आपस में ये लोग मिल जाते हैं, यानी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन फाइनली 1989 में हो जाता है। तो ये शुरुआत थी जो यूएसएसआर से के हाथों से निकलती चली गई और अपने अलग देश, संप्रभु देश बनाते चले गए। तो आगे चलते हैं, इसके कारण क्या थे, वो कारण क्या थे, किस तरीके से राइज हुए, इसके बाद इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। इस मैप में आपको यूएसएसआर का मैप है। इस यूएसएसआर के मैप में रशिया जो काफी बड़ा है और जो इसमें पूरा सबसे ज्यादा डोमिनेटेड कंट्री है, रिपब्लिक है। बाकी ये सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं, ये वाले जो यूरोप में आते हैं, ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, ये आपके सेंट्रल एशिया के हिस्से हैं, ये सेंट्रल एशिया के। तो ये सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज थे वो कम डेवलप थे, वाइल यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था ईस्टर्न यूरोप में, जो कि बहुत बड़ा कारण बनता है डिसइंटीग्रेशन होने का। तो आइए सीरीज से एक बाय एक करके जानते हैं। रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1917 में। तो उस समय वहाँ के जो लीडर थे वो व्लादिमीर लेनिन वहाँ बोल्शेविक पार्टी की स्थापना करते हैं और वहाँ पे सोशलिज्म एक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करते हैं, उसको चलाते हैं। इनके मरने के बाद इनका सक्सेसर जोसेफ स्टालिन, जो कि लगभग 32 साल राज करता है 1922 से लेकर 1954। तो इन दोनों के रिजाइम में सबसे ज्यादा कम्युनिज्म और सोशलिज्म का फैलाव होता है। तो देखिए 1945 में जब कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1945 के बाद, तो इन्होंने 9 साल अपने कोल्ड वॉर में बिताए। उसके बाद बने ये हैं आपके जॉर्जी मैलेनकोव। ये एक कमजोर शासक कहे जाते हैं और इनको हाल ही में इस्तीफा देना पड़ता है विद इन अ ईयर, और इस्तीफे की वजह थी निकिता गोर्शेव की, क्योंकि ये जनरल बन जाते हैं, सिक्योरिटी जनरल बन जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के और खुद सत्ता अपने हाथ में संभाल लेते हैं। तो इनका साल रहा 1954 टू 1964। तो इन्हीं के टाइम पर क्यूबल मिसाइल क्राइसिस, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो इवेंट था वो इन्हीं के दौरान हुआ। तो ये आपके मेजर रशियन लीडर्स थे यूएसएसआर के टाइम, सोवियत लीडर्स थे। उसके बाद में जो लास्ट लीडर हैं वो इंपॉर्टेंट आपके मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से लेकर 1991 तक रहते हैं और इन्हीं के डिजाइन में हो जाता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस किस के डिजाइन में क्या क्या हुआ। तो शुरू करते हैं कि ये रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो इसकी आइडियोलॉजी क्या थी। इसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म को बढ़ाना, इक्वालिटी को बढ़ाना, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये अगेंस्ट में थे, मोनार्की के अगेंस्ट में थे, और इस आइडियोलॉजी के साथ में एक यूएसएसआर की स्थापना करना। अब आफ्टर रिवोल्यूशन 1922 को ये स्थापना हो जाती है। 1922 को ये स्थापना हो जाती है। अब इस स्थापना के पीछे ये जो चेंजेस आए उसमें जो क्या क्या फैक्टर्स थे जिसमें सोशलिज्म इन यूरोप हुआ, क्यों यूरोप कंट्रीज ने, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज ने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया,
तो सोशलिस्ट एक्चुअली थे क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। और सोशलिस्ट ये मानते थे कि जो अगर ओनर्स की प्रॉपर्टी होगी तो वो अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करेगा, कभी पब्लिक वेलफेयर नहीं कर सकता। और सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी क्या है, पब्लिक वेलफेयर को बढ़ाना। उसके बाद एक कंडीशन ये थी कि जो कैपिटलिस्ट लोग थे, प्राइवेट कैपिटलिस्ट थे, ये अपने प्रॉफिट को इतना एक्यूमुलेट कर लेते थे, इतना पैसा कमा लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे, वो सब किसकी वजह से, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स। कंडीशन खराब होती जा रही थी पुअर्स, क्योंकि वहां उनसे 16-16 घंटे काम कराया जाता था, 18-18 घंटे काम कराया जाता था, लेकिन उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो वेजेस थे, वो एज पर आवर्स नहीं मिलते थे। तो इस चीज को और फोकस किया एक हमारे जो सोशलिस्ट थिंकर हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है दास कैपिटल। उन्होंने दास कैपिटल में अपनी बातें लिखी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती है, प्रॉफिट खुद रख लेती है और वर्कर्स एक्सप्लॉयट होते रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा, मार्क्स बिलीव करते थे कि दैट फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम, उनको फ्री कर देना चाहिए कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। वर्कर को अपना खुद एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहिए जहां पर सभी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल हो, पूरी सोसाइटी के अंडर कंट्रोल हो। बस इसी को बोलते हैं कम्युनिस्टिक सोसाइटी। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आपका कार्ल मार्क्स ने। तो यहां से उनके जो रेवोल्यूशन थे वो रेवोल्यूशन बढ़ा और फाइनली यूएसएसआर का अडॉप्शन हुआ और ये यूएसएसआर बना 1922 को, और इसका काम था पूंजीवादियों का विरोध करना, ऑपोजिशन टू कैपिटलिज्म। और इसमें क्या होगा, केवल कौन सी सत्ता चलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी। किसकी प्राइमेसी रहेगी, ओनली स्टेट। कोई भी व्यक्ति के पास प्राइमेसी नहीं होगी, कोई एक व्यक्ति करता धरता नहीं रहेगा, स्टेट ही सबका मालिक रहेगा और एक ही पार्टी रहेगी। और पार्टी का कोई अपोजिशन भी नहीं होगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बहुत सारी पार्टीज हैं जो एक दूसरे को अपोज कर सकती हैं, क्वेश्चन कर सकती हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकती हैं, लेकिन यहां पर कोई भी अपोजिशन नहीं होगा। और जितनी भी पूरी इकोनॉमी है वो सेंट्रली प्लान्ड होगी और कंट्रोल्ड होगी, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। स्टेट प्लान्ड एंड स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी रहेगी, सब कुछ स्टेट के हाथों में। स्टेट जो चाहेगा वो प्रोडक्शन कराएगा, स्टेट जो चाहेगा वो उसका प्रोडक्शन नहीं कराएगा, स्टेट जो चाहेगा उस पर कंट्रोल करेगा, स्टेट जो चाहेगा उस पर कंट्रोल नहीं करेगा। यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी स्टेट के हाथों में थी। तो इस तरीके का एक सोवियत यूनियन बना और इस सोवियत यूनियन के उसको लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर रशिया के साथ ये अलग अलग 14 कंट्रीज इसके साथ आ जाती हैं। ये 14 कंट्रीज में क्या, जिन्होंने कम्युनिस्ट ये लाल झंडा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपका कम्युनिस्ट का झंडा है। इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका भी झंडा लगभग इस तरीके का होता है, जिसमें एक छुरा किसानों के जो भी औजार होते हैं वो छपा होता है, गेहूं छपा होगा। तो अब इस 14 कंट्रीज में कौन कौन से हैं, यानी कि यूएसएसआर में कौन कौन से कंट्रीज थे, रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, देन आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये सारी कंट्रीज थी जो यूएसएसआर में शामिल थी। अब सोवियत सिस्टम में कुछ तो मेरिट्स होंगे जिसकी वजह से ये शामिल थी। कि सोवियत सिस्टम में क्या क्या, जैसे कि समाजवाद, इक्वालिटी होगी। इक्वालिटी होगी इसका मतलब है कि ट्रेड भी अच्छा खासा विद इन द कंट्री होगा, और भाई सबको रहने और खाने के लिए घर रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन मिलेगा। तो सबको कुछ ना कुछ सुविधाएं मिल रही होंगी, इसीलिए तो सब होंगे शामिल हुए होंगे, सोवियत सिस्टम का हिस्सा बने होंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से थे। तो उसमें ये आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क होने की वजह से, पूरे रशिया में कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क होने की वजह से ट्रेड बहुत आसान था और ट्रेड बहुत फ्लरिश था, जिससे कि हर एक कंट्री को, हर एक रिपब्लिक को फ्रीडम थी ट्रेड करने के लिए। इस ट्रेड में के साथ में जो उसकी इकोनॉमी थी रशिया की, सोवियत सिस्टम में जो इकोनॉमी थी वो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी। मींस जो भी कंज्यूम करते थे वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते थे। कहा जाता है कि वहां एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब बनाया जाता था, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो बाहर से मंगाने की जरूरत पड़े। तो इनको कभी भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी और जो प्रोड्यूस करते थे उसका कंजप्शन वहीं हो जाता था। अब जो सोवियत सिस्टम है इसमें क्या था कि वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज था,
हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, मीन सोवियत यूनियन वाले सेल्फ सफिशिएंट थे, ऐसी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी, ऑयल यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, हाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं, क्या अभी भी हैं, ठीक है, नेचुरल गैस बहुत पाई जाती है रशिया में। तो ये सब एनर्जी रिसोर्सेज का होना यानी कि डेवलपमेंट की संभावनाएं अधिक होना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता था, मिनिमम रोटी कपड़ा मकान, जैसे कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप दूसरी कंट्री में देखेंगे तो वहां पे रोटी कपड़ा मकान और नौकरी रोजगार, ये वहां का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो सिटीजन्स को ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाता तो सारे के सारे लोग खुश थे यहां पर। नेक्स्ट है, वहां पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, सबको ये सुविधाएं दी जा रही थी, इतनी सुविधाएं थी कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो थी। तो आगे जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो सभी के पास प्रोवाइड थी, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर जैसी सभी आधारभूत जो फैसिलिटी थी, जो नेसेसिटीज जरूरतें थी, वो सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती थी। तो ये सोवियत सिस्टम का मेरिट था जिसकी वजह से लोग जुड़े। अब इस सिस्टम में डीमेरिट्स भी बहुत सारे होंगे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन बढ़ा। तो डीमेरिट्स देखते हैं कि यहाँ देखिए, आप एक पिक्चर में देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं ऑफिस दफ्तरों के किनारे और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से जो पहला डीमेरिट निकल के आता है वो वहाँ के नौकरशाही और अथॉरिटेरियन से निकल के आता है। ब्यूरोक्रेटिक, हर नौकरीबाजी, फाइल इधर से उधर होती रहती थी, कोई अप्लाई आती, दफ्तर से दफ्तर फाइल जाती रहती थी। अथॉरिटी एक ही के पास साइन कराना, क्योंकि सेंट्रलाइज थी, रशिया के पास कहीं कोने से कोई काम होना है तो वो जाती थी रशिया तक, फिर वापस आती थी, तो काफी समय लग जाता था फाइल्स के आने जाने में। तो इसको बोलते हैं रैट टैपिज्म। रैट टैपिज्म की प्रथा बहुत ज्यादा थी। दूसरा जो डिमेरिट थी, सिंगल पार्टी सिस्टम थी, पार्टी का डोमिनेशन था, सिंगल पार्टी थी, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी, बाकी सारी पार्टी पहले ही बैन कर दी गई थी। अब सिंगल पार्टी होगी तो डोमिनेशन रहेगा। नेक्स्ट है, अब सिंगल पार्टी होगी, डोमिनेशन भी है, तो अकाउंटेबल कैसे हो सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल थी। और हमेशा लोग क्या चाहते हैं, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो जो हमें जवाब दे, क्यों हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया, क्यों ऐसा किया गया। तो ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी में क्या होती है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। अगर नहीं होगी तो जवाब देगी, नहीं जवाब देगी तो हम अगली साल चुनाव में उसको नहीं जीतने देंगे। लेकिन यहाँ तो सिंगल पार्टी सिस्टम है, सब एक जैसे हैं। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक चल रहा था, क्रीप कर रहा था, क्रीपिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसमें भी बहुत सारे पोल्स आ गए थे। अगला है डोमिनेशन ऑफ रशिया। रशिया, जैसे मैंने बताया कि पूरे यूएसएसआर में रशिया सबसे बड़ा देश था, और बड़ा देश के साथ साथ इसका डोमिनेशन भी, हर चीज का फैसला आखिरी में रशिया लिया करता था। सारे पैसे जो भी आते थे वो रशिया में पहले लगते थे, बाकी जगह बाद में। फिर इंफीरियर टेक्नोलॉजी का होना, हालांकि ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल कंट्री थी आफ्टर यूएसए, लेकिन ईस्ट की तुलना में, अमेरिका की तुलना में यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत इंफीरियर थी। अब इंफीरियर टेक्नोलॉजी होने की वजह से भी इनका डेवलपमेंट रुक गया था, और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं थी, जो कि उस समय के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रही है, तो ये जो है ऐसा कंट्री, आप गुलाम जैसा है, उस कंट्री में रहना गुलाम जैसा है। तो ऐसे जो डीमेरिट्स थी, यही धीरे धीरे निकल कर आती हैं और फाइनली डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत कर देती हैं। अब आगे ये हैं हमारे मिखाइल गोर्बाचोव, क्योंकि उस समय हमारे पश्चिम से, यूएसए, सोवियत यूनियन के पश्चिम से रिलेशन बहुत खराब चल रहे थे। तो ये कुछ प्रयास करते हैं कि अब कुछ ऐसे पॉलिसी और ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए जिससे कि हमारे वेस्ट से रिलेशन अच्छे हो जाएं और हम अपने आप को डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म कर सकें। तो ऐसा उन्होंने करने की सोची कब, जब 1985 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के शासक बने, और ये 1991 तक रहते हैं। आगे गोर्बाचोव अडॉप्ट करता है दो आपके पॉलिसीज, एक का नाम है ग्लासनोस्ट, जिसका नाम है ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो काम होना था वो अब गोर्बाचोव लेकर आते हैं,
सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या काम हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी रखी गई, लोगों के सामने फैक्ट्स रखने जाने लगे, तो ये ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, तो जिससे कि क्या होती थी, गवर्नमेंट अब अकाउंटेबल की तरफ बढ़ रही थी। दूसरा उन्होंने जो किया वो है पेरेस्ट्रोइका। इसका मतलब हम अपने सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। तो रीस्ट्रक्चर करने के लिए उन्होंने सोचा, तो बहुत अच्छे लोग आए थे, लेकिन इसको क्रिटिसाइज बहुत किया गया। कुछ क्रिटिसाइजर्स ये मानते थे कि ये बहुत कम बेनिफिट करेगा या ये बहुत स्लो बेनिफिट कर रहा है जैसा कि हम चाहते थे, क्योंकि पब्लिक में रोष था ये सब सिस्टम को लेकर, पब्लिक में बहुत गुस्सा थी और उनको चाहिए थी क्विक हील मिल जाए। बट जो गोर्बाचोव लेकर आए, रिफॉर्म्स लेकर आए, लेकिन इसको पब्लिक ने क्रिटिसाइज कर दिया। दूसरे जो इन्हीं के साथ के लोग थे वो बोले कि नहीं, ये तो जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पावर्स और प्रिविलेज इरोड होने लगी है। अब जिसकी पावर और प्रिविलेज इरोड होने लगे तो वो सीधी सी बात है क्रिटिसाइज करेगा दूसरे का। तीसरी चीज, उसके सपोर्टर्स ही इसके खिलाफ होने लगते हैं, इसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, इसको लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा था, लोगों को समझा नहीं पा रहा था। तो ये रिफॉर्म्स जो फेल होते दिख रहे थे, अब फेल होते दिख रहे थे, तो अब क्या हो रहा था, तो यहाँ पर बोरिस येल्टसिन एक कम्युनिस्ट पार्टी के यंग नेता, नेशनल हीरो बनकर आते हैं और 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही इनकरेज करने पर एक तख्ता पलट हो जाता है और कम्युनिस्ट रूल के ही खिलाफ ये लोग आवाज छेड़ देते हैं। और जबकि कम्युनिस्ट रूल के पार्टी हार्ड लाइनर ही इसके अगेंस्ट में थे और सपोर्ट कर दिया था बोरिस येल्टसिन को। तो बोरिस येल्टसिन इमर्ज हुए एज अ नेशनल हीरो और येल्टसिन अपोज करते रहे हमेशा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के। उनके जो कंट्रोल है वो आप उसको डिसेंट्रलाइज करें, तो उसे डेमोक्रेटाइज करें। तो यहीं से ये आगे का कदम उठाते हैं। 26 दिसंबर 1991 को रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्टसिन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। गोर्बाचेव हट जाते हैं, येल्टसिन आ गए और येल्टसिन रशिया, यूक्रेन और बेलारूस को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। ये रहे आपके मैप में आप देखेंगे तो ये आपके रहे यूक्रेन और बेलारूस और ये रशिया। अब आगे ये जो सोवियत यूनियन के अंदर ये बात खबर फैल जाती है और धीरे धीरे करके एक एक फरमान जारी होने लगते हैं। और पहला जो फरमान येल्टसिन और उसके सपोर्टर डिक्लेयर करते हैं कि सोवियत यूनियन डिसबैंड कर दिया गया है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन भी डिसबैंड कर दी गई है। सबसे पहले डिसबैंड किया गया सोवियत यूनियन और उसमें बनी कम्युनिस्ट पार्टी को। अब ये डिसबैंड हुए तो आगे तो नया कदम क्या उठाना था, नाउ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक अडॉप्ट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को लाएंगे। फिर धीरे धीरे करके सारे के सारे जो अलाइज थे वो टूटते चले जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं। तो CIS बनता है USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी कि जो भी USSR से अलग होते हैं वो फाइनली एक CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म कर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए। और जो रशिया है वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर माना जाता है। जितने भी डीलिंग, जितने भी एग्रीमेंट सोवियत यूनियन के नाम से हुई हैं वो सब रशिया के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। तो ये काम हुआ। अब CIS में आप देखेंगे ये जो रशिया है ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान अलग, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सारे अलग हो गए, ये सेंट्रल एशिया के लोग हैं। ठीक है, कभी भी USSR ने ये कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहले विद्रोह ये करेंगे ईस्ट यूरोप वाले, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी, ये लगातार टच में रहते थे, लेकिन जो कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया वाला एरिया है ये पहले विद्रोह कर सकते थे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन इन लोगों ने विद्रोह नहीं किया, ये बाद में अलग होते हैं, क्योंकि ये अलग थलग पड़ा रहता था, फिर भी इन्होंने विरोध नहीं किया। ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका भी था, फिर भी विरोध नहीं किया। विरोध हुआ ईस्ट जर्मनी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक फ्लैग बनता है, एक एम्बलम बनता है, और ये कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं।
और इन्होंने भी अपने अलग अलग और गुट बना लेते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रुप्स। जैसे कि आप बाल्टिक असेंबली बना दी अपने काम करने के तरीकों को आसान करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, तो ऐसे उसके अंदर भी कई सारे ग्रुप्स बन गए। तो ये कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक चार्टर और हिस्ट्री है, उसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1991 में स्टैब्लिश हुआ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसमें बेलारूस, रशिया और यूक्रेन सबसे पहले एग्रीमेंट साइन करते हैं। फिर उसके बाद है बस कुछ दिनों बाद ही 21/12/91 को अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये भी ज्वाइन कर देते हैं और इस पर साइन कर लेते हैं। चार्टर अडॉप्ट कर लिया जाता है 1993 में। जॉर्जिया इसका एक्टिव मेंबर बनता है, लेकिन बाद में जॉर्जिया विड्रॉ हो जाता है 2008 में अनाउंस करता है और 2009 में ऑफिशियली लीव कर देता है CIS। सो नाउ द जॉर्जिया इज नॉट द मेंबर ऑफ CIS। अफगानिस्तान ने अपनी मर्जी जाहिर की थी CIS में शामिल होने के लिए 2008 में। उसके बाद एम्बलम आया, वो 96 में आया और तुर्कमेनिस्तान भी विड्रू कर लेता है अपने आप को एज एक्टिव मेंबर। अब वो बन जाता है लास्ट में ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब मीन्स केवल ऑब्जर्व करेगा मीटिंग को, बस कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होगा। उसके डिसीजन लेने से, ना लेने से, उसके राजी होने से, ना होने से उस मीटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका एक चार्टर बनाया गया CIS का, तो चार्टर ऑफ CIS। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज पर साइन किए गए इंपॉर्टेंट: प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट्स एंड फ्रीडम, कोऑर्डिनेटिंग फॉरेन पॉलिसी, cooperation in formation of economic space, developing transport and communication system, healthcare and environmental protection, social issue and immigration policy, fighting organized crime, and cooperation in defense policy and guarding borders। तो ये चार्टर था जो सभी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को फॉलो करना था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to press icon button